नमस्कार, न्यूज 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा। आज सेहत की बात में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस चर्चा में से कुछ ऐसे उपाय निकाले जाएं ताकि गंभीर बीमारी से बचा जा सके। जी हाँ, इस वक्त एक बीमारी ऐसे फैल रही है कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, नॉर्थ ईस्ट से लेकर वेस्ट के स्टेट्स तक बीमारी तेजी से अपना प्रकोप दिखा रही है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। वो बीमारी ऐसी है जिसकी ना कोई दवा है, ना कोई वैक्सीन। जी, हम बात कर रहे हैं डेंगू की। डेंगू कुछ राज्यों में इस तरीके का आतंक मचा रहा है कि लोगों की मौत हो रही है। ऐसे में ये समझना बहुत जरूरी है कि इस डेंगू जैसी बीमारी से कैसे बचा सके, क्योंकि जब कोई दवा नहीं, जब कोई वैक्सीन नहीं, तो ऐसे में एक खतरनाक बीमारी से बचाव का रास्ता क्या हो सकता है। और ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। हालांकि इस बार देखा जाए तो डेंगू के मामलों में काफी ज्यादा इजाफा देखा जा रहा है। इसके प्रमुख कारण क्या है? तो प्रमुख कारण इसके ये हैं कि इस बार मॉनसून काफी लंबे समय तक रहा और इसकी वजह से ही जो मच्छरों का पनपना है वो ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। दूसरी अहम बात कि जब मौसम में मॉइस्चर ज्यादा होता है, यानी ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, तो इस तरीके की बीमारी को पनपने में और ज्यादा आसानी होती है, यानी मच्छरों का पनपना ज्यादा दिखाई पड़ता है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात है और मुझे लगता है कि अब लोग ये जानते भी हैं कि डेंगू के जो मच्छर है वो साफ पानी में पनपते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जागरूकता की अभी भी कमी है। और यही वजह है कि हालात चाहे देश की राजधानी के हो, चाहे बिहार के हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, चाहे बाकी राज्यों के हो, बिल्कुल खराब नजर आ रही है। और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ दो लोग मौजूद हैं। एक जो वो व्यक्ति हैं जो बहुत जाना माना नाम है, वो नाम डॉक्टर एम वली का है। पद्मश्री डॉक्टर एम वली, जो कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के सीनियर फिजिशियन भी रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन आरएमएल में एचओडी भी रहे हैं और मेडिसिन के क्षेत्र में कई अवार्ड तक ले चुके हैं और लगातार पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपने अपना कीमती समय निकाला दर्शकों के लिए, क्योंकि आज जो विषय है वो समझना लोगों के लिए बहुत जरूरी है। कुछ लोग ये जानते भी होंगे डेंगू क्या है, लेकिन बचाव में कहीं ना कहीं चूक हो रही है, जिसकी वजह से ऐसे हालात है। और दूसरे व्यक्ति वो है जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, जो थोड़ी देर में बिहार से जुड़ेंगे, उनके पास भी चलेंगे और उनसे बाकी जो राज्य है उनकी स्थिति के बारे में पता लगाएंगे कि आखिर वहां क्या चल रहा है। तो सबसे पहले सवाल मैं डॉक्टर एम वली से करना चाहूंगी। सर, ताजा स्थिति ये है कि दिल्ली एनसीआर से लेकर के बिहार तक डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। और जब मैं ये कह रही हूँ कि इस बीमारी की ना तो कोई दवा है ना वैक्सीन, तो फिर सवाल ये कि फिर बचाव क्या करें। बिल्कुल पल्लवी जी, आपने बहुत ही अच्छा डेंगू को समराइज किया है और आपकी चैनल ने और आपने बहुत अच्छी रिसर्च करके आंकड़े निकाले हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है। देखिए, हम लोग हर साल इस सीजन में सब बातें करते हैं, फिर खूब गवर्नमेंट की तरफ से भी बातें होती हैं और अल्टीमेटली होता है कि हम फिर भूल जाते हैं, चाहे वो डेंगू का इशू हो, चाहे पोल्यूशन का इशू हो, और इसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं रह जाती। और ये बहुत आसान चीजें हैं। देखिए, हमारे देश में अगर हम ये कहें कि हमने डेंगू तक पे अभी काबू नहीं पाया है, हम चंद्रयान और सूरज के चारों तरफ घूम रहे हैं, तो ये बहुत ही विरोधाभास है। हमको कंजेशन का काम करना है और इसके साथ साथ कूड़े जहां हम फेंकते हैं वहां पे हमको बहुत सावधानी रखनी है। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये मच्छर पनप रहे हैं। आपने बहुत सही बात कही कि ये साफ पानी में होता है, तो साफ पानी तो फूलदान में होता है, घर की छत के ऊपर पूरे पड़े हुए पुराने बर्तनों में हो सकता है, टाइल्स में हो सकता है। तो इस तरह का आप जो बता रही हैं, यही इसका प्रिवेंशन है कि पानी को ना इकट्ठा होने दें। घर में हम जब धुलाई वगैरह करें तो पानी को फौरन सुखवा दें पोछे से। इसके अलावा साथ साथ ये भी है कि घर में जो हमारे फूलदान हैं, फ्लावर वेजेस हैं और ऐसी जगहें हैं, पानी की टंकी है, कूलर आजकल बिल्कुल सुखा देने चाहिए। तो कूलर में सबसे बड़ा इसका इंस्पेक्शन भी जब होता है म्युनिसिपल अथॉरिटीज का, तो कूलर का पानी वो चेक जरूर करते हैं।
तो कूलरों में लोग भूल गए पानी छोड़ के। आजकल कूलर नहीं चल रहा है, या चल रहा है तो उसको सूखा चलाइए, बल्कि मैं तो कहता हूँ उसको साफ करके सुखा के रख दीजिए। हम्म, तीसरा जो है वो ये है कि पूरे कपड़े से ढकिए शरीर को, ये जो है हम्म, बहुत इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज्यादा ये है कि अपने घर की जो हवा है उसको वेंटिलेट करिए। ये नहीं कि आपने हम्म। बंद कर दिया कमरे, मेज के नीचे जो हम सामान रखने की आदत है वहां से हटाइए, साफ सुथरा रखिए, डिकंजेस्ट करिए घर को, और हो सके तो ऐसे सेफ इससे डॉक्टर वही, पहले लेकिन मैं डिस्पोज यहाँ पर करिए। ये भी समझना चाहूंगी जी। कि चूंकि अब अक्टूबर का महीना है और इस बार ठंड ने पहले ही दस्तक दे दी है। जाहिर तौर पर इस मौसम में हम इसको कहते हैं कि एक ट्रांजिशन होता है, मतलब गर्म और सर्द का मौसम होता है ये। और ऐसे में कूलर का इस्तेमाल तो कम हो ही जाता है, लेकिन बावजूद इसके इसी मौसम में चूंकि ह्यूमिड कंडीशन है और मच्छरों का पनपना बढ़ जाता है, कीड़े मकोड़ों का पनपना बढ़ जाता है, तो लोग ये समझना चाहते हैं कि डेंगू में भी कई तरह के टाइप है। लोग ये कई बार समझ नहीं पाते हैं कि बहुत लोगों में सिम्टम अलग होते हैं, किसी में बहुत तेज बुखार होता है, किसी में बुखार कम होता है। लोग क्या करें, कैसे इसका जांच कराया जाए, और अगर उसमें NS1 एंटीजन पॉजिटिव होता है तो फिर किस तरीके से इलाज होना चाहिए। देखिए, आपने बहुत फिर एक टेक्निकल और बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है। इस समय डेंगू ने भी विकास कर लिया है। डेंगू ने ऐसा विकास कर लिया है कि अभी तक हम डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4 की बात करते थे, अब डेन 5 भी नए स्ट्रेन आ गया, एक बार। दूसरा, बिल्कुल। ये छोटे बच्चों को ज़्यादा परेशान कर रहा है। और जो हम्म, आपने कहा टेस्ट की बात, तो हम जब बुखार का मरीज आता है तो पहले 2-3 दिन यही समझते हैं कि इसको वायरल फीवर होगा या कोई और बुखार होगा। और जब 4-5 दिन गुजर जाते हैं तो हम उसके जब टेस्ट कराते हैं तो सडनली, या आपने बोला NS1 टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, और उसके भी 5-6 दिन के बाद, 1 हफ्ते बाद, वो उसकी IgM पॉजिटिव आता है, जो कि सीरोलॉजिकल हम्म, टेस्ट है। मैं आपको आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एक नया टेस्ट हमने डेवलप किया है, एसटी बायोलीन टेस्ट, जो डुओ रैपिड किट है, और इसकी किट्स अवेलेबल हैं इंडिया में, बड़े शहरों में। और इसको हम रैपिड जैसे कि स्ट्रिप पे करते हैं, लड़कियां प्रेगनेंसी टेस्ट में देखती हैं, उसी तरह से हम इसको डेंगू का घर बैठे कर सकते हैं। तो उम्मीद है हम्म, जल्दी ही ये टेस्ट कॉमनली अवेलेबल हो जाएगा। अभी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में ये अवेलेबल है। इसको हम एसडी बायोलीन टेस्ट कहते हैं। अब क्या होता है, डेंगू का टेस्ट कर लिया और अब प्लेटलेट कम आ गई, अब दूसरी हम्म, परेशानी शुरू होती है। लैब वाले इसे ही फोन करना शुरू कर देते हैं, लैब से, साहब आपका प्लेटलेट 40,000 आया है, और वो पेशेंट के सब घर वाले डर जाते हैं। तो डेंगू में प्लेटलेट से नहीं डरना है पल्लवी जी। मैं आपके दर्शकों को बिल्कुल। बताना चाहता हूँ, डेंगू में हमको ब्लड प्रेशर देखना है अपना, हमको अपना ब्लड प्रेशर के साथ साथ हेमेटोक्रिट दिखवाना है लैब में, जो कि हेमोग्लोबिन के साथ होता है। हमको उसके साथ साथ पल्स प्रेशर पे ध्यान देना है, डिहाइड्रेशन पे, अपने हाइड्रेशन पे ध्यान देना है। महत्वपूर्ण प्लेटलेट्स जानकारी। को प्लेटलेट्स को बिल्कुल। हमको इतना हम्म। कंसंट्रेशन नहीं देना है, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, क्योंकि प्लेटलेट 10,000 से कम पर घातक होती है और 20,000 से कम पर सावधानी रखनी चाहिए। मैंने बहुत से बिल्कुल, हमारे पेशेंट। दर्शक आपको सुन रहे हैं डॉक्टर वली, और एक एक बात आपकी बहुत महत्वपूर्ण है जी। और इतनी जानकारी भरी है कि मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं वो अपने जीवन में अगर इसको ढाल लें तो डेंगू जैसे खतरनाक बीमारी से भी बचा जा सकता है। आगे हम चर्चा को बढ़ाते हैं। सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातों पर कहीं ना कहीं बताई हैं। कई बिंदु ऐसे हैं जिनको लगता है कि अगर वो समझा जाए तो कई परेशानियों को कम किया जा सकता है। छोटे बच्चों की आपने बात की कि इस वक्त छोटे बच्चे जो हैं ये डेंगू के ज्यादा प्रोन है। ऐसे में छोटे बच्चों में क्या एहतियात बरतनी चाहिए, उनको कैसे बचाव करना चाहिए, अगर खुदा न खास्ता किसी के बच्चे जो है वो शिकार हो जाते हैं डेंगू के, तो फिर किस तरीके से उनका बचाव करना चाहिए। बिल्कुल पल्लवी जी, देखिए छोटे बच्चा एक तो पहले 2-3 दिन तो बता ही नहीं पाता है कि उसको फीवर है या उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, रोता है, फीड नहीं लेगा, हम्म, उल्टी कर देगा और सर को पकड़ेगा बार बार। छोटा बच्चा बार बार मुंह में मले, आंखों को मले, नाक को मले और फीड्स न ले, तो बहुत छोटे बच्चों के लिए माँ को फौरन सचेत हो जाना चाहिए और उनका बुखार दिखवाना चाहिए। और दूसरी, हम्म, बच्चों को कभी भी सिम्टम नहीं होता बुखार से पहले,
आने में ब्लड आ जाता है। दिस वुड बी सिम्पटम, जिसको हम ब्लड इन स्टूल कहते हैं। उसका टेक्निकली जरा मुश्किल सा नाम है हेमेटोकीजिया। तो ब्लड का स्टूल में आना, फ्रेश ब्लड, और उसका एक जेली, लाल जेली की तरह का स्टूल होना बच्चे को, ये बहुत ही खतरनाक साइन होता है। इसमें तुरंत बच्चे को एडमिट कराना चाहिए। अब बच्चे को, माँ को क्या करना चाहिए? अगर बुखार है, अभी हॉस्पिटल नहीं जाया है, बच्चा ठीक है, फीड ले रहा है, तो उसको लिक्विड्स देते रहना चाहिए। लिक्विड्स इज द शीट एंकर ऑफ द ट्रीटमेंट। लिक्विड्स, लिक्विड्स, लिक्विड्स। अब लिक्विड में नारियल पानी भी है, लिक्विड्स में फ्रूट जूस भी है, अगर डायबिटीज ना हो तो। लिक्विड में नींबू पानी भी है, पानी भी है, और कोई भी पेय जो आपके घर में अवेलेबल हो, जो अच्छा है। और आपने भी देखिए दिखाया, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी ना हो देने। ठीक बात है, जब हमारे खून में गाढ़ापन होता है तो इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होता है, और कुछ हार्मोन्स निकलने लगते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट्स को रेगुलेट करते हैं। तो हमको ओआरएस ले सकते हैं, माएँ उसको ओआरएस को पानी में घोल के दे सकती हैं। और अमिताभ जी आ गए हैं, आप उनसे भी कुछ पूछना चाह रही थी। मैं जी, तो जी, आपके बिल्कुल। प्रोग्राम में बैठा ही इसमें मैं रहूँगा। एक बात तो और जोड़ना चाहूँगी सबसे सर, जी, आगे चर्चा को बढ़ाएँगे। अमिताभ जी, जैसा कि मैं चर्चा कर रही थी कि डेंगू के हालात कुछ इस तरीके के हैं कि राज्य में काफ़ी संख्या में डेंगू के मरीज आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर सहित बिहार के भी हालात कमोबेश वही हैं। ऐसे में मरने वालों की संख्या में भी काफ़ी इज़ाफ़ा हुआ है। क्या स्थिति इस वक़्त ताज़ा वहाँ दिखाई पड़ रही है और किस तरीके से प्रशासन की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं? जी, बिल्कुल पढ़िए। अब जैसा मैं बता रहा था, डॉक्टर वली साहब जो बोल रहे हैं, हमारे जो बिहार के प्रदेश के जो लोग हैं, जो दर्शक सुन रहे हैं, उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। घर बैठे भी इनकी बातों को सुन के अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और बिहार में देखिए काफ़ी बुरे हालात हो गए हैं डेंगू के बढ़ते-बढ़ते। अभी जो डेंगू के कुल मरीजों की संख्या हम बात करें तो 2000 से ज़्यादा हैं, और सिर्फ़ उसमें सबसे ज़्यादा करीब 1200 से ज़्यादा मरीज पटना में हैं। और अभी तक 6 मौतें हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अस्पतालों में जो किट मौजूद हैं, जो जहाँ-वहाँ इनका इलाज चलता है, तो बेसिकली जो करीब वहाँ आने वाले में 10 जो बुखार के मरीज हैं, उनमें से 7 के साथ डेंगू का रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है। और वेरिएंट भी, जो म्यूटेंट भी चेंज कर रहा है, उसका भी है कि कई कई लोगों को कई तरह की परेशानियाँ हो रही हैं। पहले जो परेशानी थी फीवर और बदन में दर्द, ये तो आम तौर पे होता था, लेकिन अब कई पेशेंट ऐसे हैं जिन्हें सर्दी-जुकाम भी हो रहा है, और जब चेक कराया जाए तो डेंगू उनका पॉजिटिव निकल रहा है। तो ये भी एक बड़ी परेशानी है। दूसरी छोटे-छोटे शहरों की हम बात करें, नगर निगम देखिए सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे थे, और बिहार में कई बड़े अधिकारी जो सरकारी बंगलों में रहते हैं, चाहे मुख्य सचिव की बात करें, गृह सचिव की बात करें, ये लोग खुद डेंगू से परेशान हो चुके थे, डेंगू से पीड़ित हो चुके हैं। पटना के डीएम भी डेंगू से पीड़ित हो गए थे, अभी कुछ दिन पहले वो रिकवर हुए हैं और उसके बाद काम पे लौटे हैं। तो ये बात भी सही है कि सिर्फ केवल गंदे जगह पे ही नहीं होता, साफ जगहों पर ही इसके जो मच्छर होते हैं वो होते हैं, क्योंकि इन सरकारी अधिकारियों के बंगले में इस तरीके के अगर हम देख रहे हैं कि वो बीमार पड़ रहे हैं, तो इसे काफ़ी ज़्यादा सीख लेने की ज़रूरत है। और दूसरी सरकार की तरफ से प्रिकॉशन ये लिए हुए हैं, जो डॉक्टर वली साहब बता रहे थे कि गंदे पानी को घर में पानी का जमाव नहीं रखें, गमले में पानी जमा ना हो। ये सारी प्रिकॉशन सरकार की तरफ से जो पम्पलेट्स हैं, पोस्टर बैनर के ज़रिए भी, विज्ञापन के ज़रिए भी लोगों को बताया जा रहा है। लेकिन अब जो बीमारी है ये पटना ही तक सीमित नहीं रह गई, पटना के बाहर भी मुजफ्फरपुर की हम बात करें, गया की बात करें, आरा की बात करें, वहाँ से भी केसेस लगातार आ रहे हैं। तो ये अभी भी सीजन है, और ऐसा माना जाता है कि नवंबर दिसंबर तक का जो सीजन होता है, नवंबर के लास्ट तक बिहार में पीक होगा। बिहार के अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट में दिख रहा है, ये देश के अलग-अलग भागों में दिख रहा है और सवाल यही है कि डेंगू से बचाव किया कैसे जाए, क्योंकि न दवा है, न वैक्सीन है, जो बार-बार हम चर्चा भी कर रहे हैं। डॉक्टर वली, इसीलिए मैं समझना चाहूंगी, डेंगू अब नई बीमारी रही नहीं, काफी वक्त बीत चुका है। हालांकि हर साल डेंगू के स्ट्रेन में चेंजेस आता है और इस बार बड़ा चेंज है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर अभी तक इसकी दवा और वैक्सीन क्यों नहीं तैयार हो पाई, क्यों इसका इलाज संभव नहीं हो पाया है? देखिए, डेंगू का हमला बहुत छोटे दुश्मन से होता है और ये बहुत बड़ी बीमारी बन जाता है। और ये शरीर की इम्यूनिटी है जो प्लेटलेट को कंट्रोल करती है, उसको इतना बेकाबू कर देता है कि प्लेटलेट्स को अपनी बॉडी में ही डिस्ट्रक्शन फेस करना पड़ता है। एक तो ये रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि जो फ्रेश प्लेटलेट्स बनते हैं, वो हमारी मशीनों में डिटेक्ट नहीं होते। तो एक तरफ फ्रेश प्लेटलेट बनते रहते हैं, लेकिन हमको उसका एहसास नहीं होता। टेस्टिंग में वो काउंट कमी आती जाती है, तो उससे डर पैदा होता है। तो डर से, खौफ से बहुत से पेशेंट शॉक में चले जाते हैं। दूसरा, इसमें खून जो है वो गाढ़ा हो जाता है, और कई पेशेंट्स हम देख रहे हैं कोविड के बाद उनका खून पहले से ही गाढ़ा है,
और डेंगू होने के बाद उनका जो हेमेटोक्रिट जिसकी हम बात कर रहे थे वो बढ़ जाता है, और खून के गाढ़ेपन से जो और दूसरे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, किडनी डैमेज, हार्ट अटैक और ब्रेन में स्ट्रोक होना और किडनी में खराबी होना, ये बहुत ज्यादा कॉमनली बढ़ रहे हैं। बच्चों में इसका प्रकोप बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। आपने एक तो दवा की बात की, एक वैक्सीन की, मैं एक एक पॉइंट बताता हूँ। दवा में लोग क्या कर रहे हैं, केमिस्ट की शॉप पे गए, दवा ले ली, या घर में ब्रूफेन टाइप की कोई गोली रखी हो, आइबोप्रोफेन, और इस तरह के इस ग्रुप की जितनी भी दवाएं हैं वो इसमें नहीं खानी चाहिए। गांव में कोएक्स इंजेक्शन लगा देते हैं बुखार का, कोई भी पैरासिटामोल टाइप का इंजेक्शन, या उसका भी लगता है डाइक्लोफेनेक का। तो ये इंजेक्शन इसमें बिल्कुल नहीं लगवाना है, छोटे बच्चों को भी बड़ों को भी। और आइबोप्रोफेन की जो गोली है, इस ग्रुप की कोई गोली नहीं खानी है। तो अब वैक्सीन पे बहुत काम हुआ, चूंकि स्ट्रेन चूंकि इसके अलग अलग हैं, और ये हमें नहीं पता कौन से स्ट्रेन से डेंगू होने जा रहा है, तो हम इसका सीजनल वैक्सीन जैसे इन्फ्लुएंजा का तैयार करते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। अभी लेटेस्ट जो खबर है वो ये है कि डेन वैक्सिया करके जो वैक्सीन है उसमें 3 वैक्सीन इंडिया में टेस्ट हो रहे हैं। अभी आपने बिल्कुल ठीक कहा, कॉमन मैन के लिए ये अवेलेबल नहीं है, और जो एक 5वां स्ट्रेन आया उसकी तो भी बात ही नहीं हो रही है। तो अभी टेस्टिंग स्टेज पे है, वैक्सीन बन गया लेकिन अभी पेशेंट्स के लिए अवेलेबल नहीं है, अंडर टेस्ट 3rd स्टेज ट्रायल चल रही है, कहीं कहीं कंप्लीट हो गई है। तो हम शायद जल्दी ही हम डेनवैक्स की या टेट्रावैक्स की बात बिल्कुल, हम करें, उम्मीद जिसके करते लिए हैं बहुत कि जल्दी से जल्दी आए और आए। डेंगू जैसे गंभीर हाँ बीमारी हाँ का हमें एक हथियार मिल जाए, ताकि जो जी डेथ को कम किया जा सके। एक हाँ बार मैं फिर से अमिताभ आपका रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर वली कह रहे थे कि बच्चों में इस बार काफी ज्यादा डेंगू का असर दिख रहा है, क्योंकि DNV2 ये काफी इस बार प्रिवलेंट दिख रहा है। हालांकि 5वीं DNV5 के बारे में भी चर्चा काफी ज्यादा हो रही है, लेकिन ये इस वक्त ज्यादा प्रिवलेंट है, और कहीं ना कहीं इसमें जो एक मारक क्षमता है वो ज्यादा दिख रही है। तो क्या कोई सरकार आंकड़े दे रही है कि बच्चों में काफी ज्यादा केसेस दिख रही है या नहीं दिख रही है, या एल्डरली में ज्यादा दिख रहा है? क्या है डेटा वहां का, कुछ बता पाएंगे वहां से? जी बिल्कुल, अभी जो यहाँ पे बिहार में जो ज़्यादातर जो केसेस जो आ रहे हैं, जो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो आंकड़े जो दिए जा रहे हैं, उसमें ये बात सही है कि बच्चों में ये ज़्यादा स्कूली बच्चों में ज़्यादा चीज़ ज़्यादा बीमारी देखी जा रही है। हर स्कूल में जो सर्दी जुकाम से जो पीड़ित बच्चे हैं, बाद में उन्हें फीवर होता है और रिपीट भी ये कर रहा है बड़ी तेजी के साथ। जो बच्चे रिकवर कर जा रहे हैं, लेकिन फिर उनसे 10-15 दिन में फिर वो रिपीट कर रही है। एक सवाल जो डॉक्टर वली से मेरा था, क्योंकि बिहार में अगर हम बात करें सर, तो यहाँ पर जो डेंगू के पीड़ित मरीज होते हैं, यहाँ वो देसी नुस्खे के तौर पर, ये देसी नुस्खा है कि बकरी का दूध वो पीने से बीमारी ठीक हो जाएगा, इम्यूनिटी उनका बूस्टर करेगा। और दूसरा कि पपीता का सेवन ज्यादा करना का। तो ये दोनों चीज यहाँ लोग देसी नुस्खे के रूप में काफी इस्तेमाल करते हैं, और इसी का नतीजा है कि देखिए बकरी का दूध यहाँ पे अभी 1000 रुपए की लीटर से बिक रहा है इस सीजन में। तो वो लोग का मानना है कि इसके पीने से जो उनकी इम्यूनिटी है वो बढ़ जाती है और डेंगू का असर कुछ कम होता है। ये क्या साइंटिफिक तौर पे ये माना जा सकता है कि ये सही है या फिर गलत है? क्योंकि ये काफी मिथ्या है। अगर हम बात करें तो सिर्फ पटना में नहीं, बाकी जो अलग अलग देशों में भी ये ज्यादा, यहाँ पे डेंगू के सीजन में ये ज्यादा लोग मानते हैं। दूसरी बात की ये बात भी सही है कि ये यहाँ जनरली जो डॉक्टर होते हैं वो आइबुप्रोफेन और या फिर जो एंटीबायोटिक की इंजेक्शन भी इसमें दे रहे हैं, और जो लोग रिकवर कर रहे हैं उनमें कमजोरी बहुत ज्यादा हो रही है। कई दिनों तक उनमें वीकनेस का प्रॉब्लम बना रहा है। स्किन पे कई स्किन से संबंधित जो प्रॉब्लम उन्हें हो जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर डॉक्टर वली आप प्रकाश डालना चाहेंगे? क्योंकि ज्यादातर, चाहे ये तो बिहार की बात नहीं है, देश की राजधानी दिल्ली में भी पपीते के पत्ते का रस, या फिर कहा जाता है बकरी का दूध अगर आप पीते हैं तो आपके प्लेटलेट्स में काफी ज्यादा इजाफा हो जाता है। साइंटिफिक कोरिलेशन क्या है? क्या इसका कोई बेनिफिट एक्चुअली में है, या फिर एक मिथ है? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। बहुत सी तो कंपनियों ने इसके कैप्सूल बना के बहुत बड़ी मार्केटिंग कर रखी है। देखिए, प्लेटलेट बनती रहती है, मैंने अभी कहा प्लेटलेट बनना स्टॉप नहीं होती डेंगू में, लेकिन वो जिस रफ्तार से डिस्ट्रॉय होती हैं उस रफ्तार से वापस ब्लड में नहीं जाती। तो जैसे हमने बैंक में जमा करे 1000 रुपए और रोज 1000 रुपए जमा कर रहे हैं और 1500 रुपए
डाल रहे हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि बैंक में पैसे कम हो जाएंगे, लेकिन हम पैसे रोज 1000 रुपए डाल रहे हैं। तो ये प्रोपोर्शनेट प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स का और बड़ी प्लेटलेट्स का टेस्ट में ना आना काउंट में, ये चिंता को पैदा करता है, नंबर 1। नंबर 2, कीवी फ्रूट भी होता है, लोग बहुत महंगा खरीद लेते हैं इस सीजन में। बकरी का दूध तो पिछली बार 4000 रुपए किलो तक बिका है दिल्ली में। लेकिन हमें ये देखना है कि स्ट्रेस से प्लेटलेट घटती है, स्ट्रेस फ्री रहना है, बाहर में स्ट्रेस नहीं लेना है। और सबसे ज्यादा स्ट्रेस डॉक्टर और लेबोरेटरीज पेशेंट को देते हैं। अरे तुम्हारे तो प्लेटलेट घट गए, कल तक पता नहीं है कितने रह जाएंगे, जल्दी एडमिट हो जाओ। अरे भाई, प्लेटलेट की बात मत करो मरीज से, उसको पता है उसको डेंगू हो गया। आप फ्लूइड देने की बात करिए, उससे कहिए हमको फ्लूइड देना है, आपको इंट्रावेनस हमको फ्लूइड देना है, एप्रोप्रिएट फ्लूइड इसमें दिया जाता है जो खून को गाढ़ा करता है, वो लोगों को होता है उसमें या गाढ़ा एक सिलाइन होता है, तो वो दोनों तरह के सिलाइन हम देते हैं। तो ये जो है डेंगू में पेशेंट को डर से मुक्त रखना है, ये भी एक इलाज है। मैं आपसे कह रहा हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट इलाज है। और पेशेंट डर से भी मरते हैं बहुत से। हर बीमारी का इलाज यही है कि अगर आपके अंदर डर नहीं होगा तो शायद बीमारी पे काबू पाना काफी आसान हो जाता है, और शायद दवाइयां भी बहुत एक्टिवली काम करना भी शुरू कर देती हैं। इसीलिए चाहे वो डेंगू हो चाहे कोई और बीमारी हो, अगर आप डर पर अपना काबू पा लेंगे तो हर बीमारी से लड़ना आसान हो जाएगा। और मुझे लगता है डेंगू में भी कमोबेश यही है, क्योंकि जब तक दवाई नहीं है, जब तक वैक्सीन नहीं है, पॉजिटिव सोच के साथ अगर डॉक्टरों की सलाह मानी जाए तो बीमारी पर काबू पाना बहुत ही आसान हो जाता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने अपना समय निकाला, महत्वपूर्ण जानकारी दी डॉक्टर वली, और मुझे लगता है आपकी जानकारी से लोगों को बहुत फायदा होगा। उधर मैं अमिताभ आपका भी शुक्रिया करूंगी, आपने ताजा हालात और तस्वीर बताई कि किस तरीके से वहां सिचुएशन है और किस तरीके से वहां पर प्रशासन जो है डेंगू के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। ऐसे में ये बहुत जरूरी है समझना कि डेंगू जैसी बीमारी से लड़ने के लिए चाहे विशेषज्ञ हो, डॉक्टर हो, वो अपने तरीके से तमाम कवायद कर रहे हैं, लेकिन आपकी भी भागीदारी इसमें ये है कि आप इस बीमारी को समझें और हर वो कदम उठाएं जिससे कि इस बीमारी से बचा जा सके। इसी बात पर मैं ये खत्म कर रही हूँ प्रोग्राम। आगे जो है और टॉपिक के साथ हम आपसे जुड़ेंगे सेहत की बात में, और हम कोशिश करेंगे कि नए टॉपिक में और ज्यादा आपको जानकारी प्रोवाइड कर सके न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए स्वस्थ